Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 27th of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 27 जून 2023 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं। इसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट, इन सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनने के बाद में लास्ट में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। एक हाई कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ नजर आएगा। बाकी इस लेक्चर का अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपने टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। अगेन वहाँ पर फिर से आपने लिखना होगा दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा। वहाँ पर 13,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट से सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है जोहा राइस के बारे में। ये एक चावल है जिसको नाम दिया गया है जोहा। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखो हुआ क्या है, हाल ही में जो हमारे साइंटिस्ट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ये इंस्टीट्यूट बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। और इन्होंने जो ये जोहा राइस जो ये चावल है, इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी मानी जाती है, काफ़ी बेहतरीन खुशबू इसमें से निकलती है। तो इस चावल की जो न्यूट्रिशिटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें जो न्यूट्रिशन है उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है, जिस वजह से रिसेंटली जोहा राइस न्यूज़ में आया हुआ है। तो ये जो राइस है ये असम का एक इंडिजीनियस राइस है, मतलब असम के अंदर में उगाया जाता है। तो आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा कि जोहा राइस न्यूज़ में था, बताओ ये इंडिया के कौन से क्षेत्र में उगाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर, क्योंकि असम हमारा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो वहाँ पर एग्जैक्टली इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, ये चावल थोड़ा यूनिक है क्योंकि इसकी खुशबू थोड़ी मज़ेदार है, खुशबू काफ़ी अच्छी मानी जाती है, प्लस इसके और भी बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो आगे मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद इसके जो फीचर्स है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये कहीं ना कहीं बासमती राइस से इसको अलग कर देते हैं। दूसरी चीज़, जो जोहा राइस है खारिफ सीजन के अंदर में उगाया जाता है। जोहा राइस की कुछ वेराइटीज़ अपने आप में, जैसे कोला जोहा, केतकी जोहा, बोकुल जोहा और कुनकुनी जोहा, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे क्या किया जाएगा ना, क्वेश्चन के अंदर ये कुछ 4-5 नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये किस चीज़ की वैरायटी है, वीट, राइस, इस प्रकार से नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपने पता होना चाहिए सारी की सारी राइस की वैरायटी हैं। प्लस ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जोहा राइस को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है। रिसेंटली इस चावल के ऊपर जब स्टडी की गई तो उसमें पता ये चला कि जो ये चावल की वैरायटी है इसमें कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो कि बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, प्लस साथ ही साथ में लिनोलेक एसिड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि हम लोग बात करें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की, ये चीज़ें भी इस चावल में प्रेजेंट हैं। ओमेगा 6, ओमेगा 3 दोनों ही, चाहे हमारा ब्रेन डेवलपमेंट हो चाहे और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हों, उसके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। ये जो एसेंशियल फैटी एसिड्स जो इस चावल में पाए जा रहे हैं, ये वो फैटी एसिड्स हैं, क्योंकि नाम ही इसका एसेंशियल है। एसेंशियल फैटी एसिड्स का मतलब ये होता है ये वो एसिड्स है जो कि हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती है, हमें कहीं ना कहीं बाहर से उसको लेना पड़ेगा, अपनी डाइट में उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये चावल वो वाली चीज़ें, वो न्यूट्रिशन जो कि हमें नेचुरली या फिर हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस करती है, वो वाले न्यूट्रिशन हमको प्रोवाइड करवाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं ये कहीं ना कहीं काफ़ी सारी जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या फिर आपके हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो गई, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गई या फिर कोई कैंसर वाली बीमारी हो गई, तो इन सबको रोकने का काम करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। समझ गए। उसके साथ साथ यहाँ पर इस चावल को और ज़्यादा बेनिफिशियल माना गया है, जो खासकर मतलब होता है ना डायबिटीज से सफ़र कर रहे लोग हैं जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल यहाँ पर कंट्रोल में नहीं रहता है, तो उसको भी लोअर करने के लिए, डायबिटीज़ को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये चावल इफेक्टिव माना गया है। अब डायबिटीज़ होती क्या है आपको पता ही होगा। डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें से मतलब दुनिया भर में, केवल इंडिया की बात नहीं करूंगा, दुनिया भर में मैक्सिमम लोग डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं जिनके बॉडी में जो शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
और ये कब होता है, जब हमारे बॉडी का जो पेनक्रियास है वो इनफ मात्रा में इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करता। अब ये किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ये आप देख पाओगे बॉडी पार्ट, यहाँ पर आपको ये जो येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है ना, यही है एग्जैक्टली पेनक्रियास। ये पेनक्रियास का मेन काम क्या होता है, बॉडी के अंदर इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। अच्छा, तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का या रेगुलेट करने का काम करता है। और बॉडी के अंदर में जब ये पेनक्रियास इंसुलिन को इनफ मात्रा में बनाएगा ही नहीं, तो बॉडी के अंदर जो ये इंसुलिन है जब होगा ही नहीं, तो फिर इससे ब्लड शुगर लेवल कहाँ से कंट्रोल हो पाएगा। समझ गए। तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। तो डायबिटीज़ जो है बेसिकली एक प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के कैटेगरी में रखी जाती है। क्या होता है इसके अंदर, वो मैंने आपको एग्जैक्टली इसके बारे में समझा दिया। चलें आगे। चलो, आई होप आपको एक एक पॉइंट बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। कहीं पर प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हो। अगला आर्टिकल, इसको जीएस पेपर नंबर 3 हमारा एनवायरमेंट वाला जो सेक्शन है वहाँ से लिंक कर सकते हो। अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज़ में आई है। रीज़न क्या है, रीज़न यह है कि जो ब्लैक बक है, ब्लैक बक इस प्रकार का हिरण आपको देखने को मिलेगा। तो ब्लैक बक का सेंसस किया गया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू, और उसके अंडर में पता ये चला कि पंजाब के अंदर जो ये ब्लैक बक की पॉपुलेशन है ये खतरे के जस्ट पास में ही है, यानी ये इनकी पॉपुलेशन ख़त्म होने वाली है। तो खतरे में है काफ़ी ज़्यादा। इस वजह से ये कहीं ना कहीं जो हमारा अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो न्यूज़ में आया। क्यों? क्योंकि इसी क्षेत्र की बात की जा रही है, यहाँ पर ब्लैक बक की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। तो ये जो अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये पंजाब के अंदर स्थित है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इंडिया के मैप में जाकर पंजाब को एक बार अच्छे से देखना है। पंजाब कहाँ पर है, जस्ट ये आप देख पाओगे येलो कलर में, ये है पंजाब। पंजाब के आसपास कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि इसके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, तो ऊपर जम्मू एंड कश्मीर हो गया है ना, उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हुआ, देन इधर यहाँ पर हरियाणा हो गया, देन इधर राजस्थान हो गया, ठीक है। और पाकिस्तान जो कि बेसिकली एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी पंजाब के साथ में शेयर करता है। अब बात यहाँ पर की जा रही है कि जो ये पूरा का पूरा सेंचुरी का एरिया है, अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया, ये तो प्राइवेट है या फिर कुछ कम्युनिटी के थ्रू ओन की जाने वाली लैंड है, जिसमें से यहाँ पर कह सकते हो 13 के आसपास बिश्नोई वाले गांव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिश्नोई कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो कि यहाँ पर ब्लैक बक को काफ़ी ज़्यादा मानती है, ठीक है, इनको पूजती है, आप ऐसा कह सकते हो। अब उसके बाद में इस अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में आपको कई सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ देखने को मिल जाती हैं। प्लांट्स की स्पीशीज़ के नाम दिए गए हैं, एनिमल्स की स्पीशीज़ के नाम दिए गए हैं। कुछ याद रखने की आवश्यकता ऐसी है नहीं, डायरेक्टली आते हैं ब्लैक बक के ऊपर। तो ब्लैक बक के बारे में पूछा जा सकता है, इस साल थोड़े टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, आपको याद होगा, ठीक है। तो ब्लैक पल्प बेसिकली एंटीलोप का ही यहाँ पर एक कह सकते हो स्पीशी है। एंटीलोप इंडिया के अंदर में कई सारी पाई जाती हैं, ऐसे आप देख पाते होंगे हिरण की कई सारी यहाँ पर प्रजातियाँ नजर आएंगी, ये एंटीलोप के टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसी में यहाँ पर आपको ये ब्लैक बक दिखेगा, ये वाला एंटीलोप की हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया में कई सारे एंटीलोप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन ब्लैक बक खासकर जो ओपन ग्रासलैंड होता है, खुली जगह है, घासें हैं, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, वहाँ पे रहना इसको पसंद है। ये जो एंटीलोप है ना, ये ब्लैक बक जो है, ये केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया के साथ साथ इसकी छोटी मात्रा में जो आबादी है वो नेपाल और पाकिस्तान में भी नजर आती है। उसके साथ साथ इंडिया में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, इन सभी एरियाज के अंदर यहाँ पे ब्लैक बक की पॉपुलेशन फैली हुई नजर आएगी। इस एनिमल को स्टेट एनिमल भी डिक्लेयर कर दिया है पंजाब की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने और आंध्र प्रदेश की सरकार ने। अब ब्लैक बक का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, ये ज़रूर से पूछा जाता है। जो मेन चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, अगर आप कुछ चीज़ नोट डाउन करो उस वीडियो से, तो ब्लैक बक का IUCN स्टेटस ज़रूर नोट डाउन कर लेना। इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है कि अभी के समय पर अच्छी खासी पॉपुलेशन इसकी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी सुरक्षा के ऊपर ध्यान रखना है। दूसरा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसमें ब्लैक बक को शेड्यूल 1 में रखा गया है। आप इसका ऐसे ही व्यापार वगैरह नहीं कर सकते, उसको हाई प्रोटेक्शन दी गई है। आप शिकार वगैरह करते हो तो कहीं ना कहीं एक इंसान को जो शिकार करेगा उसको बहुत ज़्यादा हाई पेनल्टी के बेसिस पर यहाँ पर उसको चार्ज किया जा सकता है। समझ गए। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है हेलियोपोलिस मेमोरियल। ये मेमोरियल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। हुआ क्या, रिसेंटली हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो USA के विजिट पर गए, और जब विजिट से लौट रहे थे तो वो इजिप्ट भी होकर आए। तो 2 कंट्रीज़ की विजिट उन्होंने रिसेंटली की है। तो इजिप्ट के अंदर में जब गए थे ना, तो वहीं पर जो ये खासकर वॉर सेमेट्री बनाई गई है, हेलियोपोलिस मेमोरियल बनाया गया है,
यहाँ पर कई सारे जो सोल्जर्स हैं, है ना, उनकी जो कब्र है वो आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिकली उनको रिस्पेक्ट दी गई है रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री के थ्रू, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। तो हेलियोपोलिस मेमोरियल क्या है एग्जैक्टली ये समझते हैं। देखो, ये मेमोरियल कहीं ना कहीं जो हमारी ग्रेव्स होती हैं ना, सेमेट्री जो होती हैं, जो कब्रिस्तान होते हैं, उसमें से यहाँ पर एक ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ पर कई सारे सोल्जर्स को दफनाया गया है ना। वो याद दिलाता है एक वॉर की, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, स्पेशली उसकी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग 3727 जो इंडियन सोल्जर्स थे, भारत के सैनिक थे, जिन्होंने यहाँ पर लड़ाई की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन यहाँ पर अलग अलग किसी न किसी कैंपेन में यहाँ पर उनकी जान चली गई। ठीक है, इजिप्ट और पैलेस्टीन की बात की जा रही है। तो वहीं पर इजिप्ट में इस प्रकार का एक वॉर मेमोरियल बनाया गया और वहाँ पे कहीं ना कहीं इन सब को याद करने के लिए इस प्रकार से जो एक मेमोरियल है वहाँ पर इनको डेडिकेट किया गया। समझ गए ना। जो ये मेमोरियल था, इसको इजरायली इजिप्टियन जो वॉर हुआ था 1967 का, तब डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया था, लेकिन बाद में इजिप्टियन सोल्जर्स ने वापस से यहाँ पर इसको रिक्रिएट किया, एक नया मेमोरियल बनाया जिसको नाम दिया गया हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सेमेट्री। 1980 में यहाँ पर इस प्रकार से नया मेमोरियल बनकर आया था। ये आप देख पाओगे, पीएम मोदी ने हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल को अभी विजिट किया है। ये आप देख पाओगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडियन आर्मी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको बेसिकली यहाँ पर ये यादगार बनाता है। इधर यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। आगे आते हैं। अब जो इंडियन ट्रूप्स थे, भारत के जो सोल्जर्स थे ना, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इजिप्ट के अंदर में। उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पर इजिप्ट का जो स्वेज कैनाल था, उसकी सिक्योरिटी, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई थी इंडियन सोल्जर्स ने। उसके अलावा कई सारी जो बैटल्स हुई उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर इजिप्ट को सपोर्ट किया, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो वहीं पर ना एक पोर्ट स्वेज भी देखने को मिलेगा, पोर्ट स्वेज को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया। पोर्ट स्वेज कहाँ पर है? अगेन ये भी इजिप्ट में ही है। ये एग्जैक्टली कहाँ पे देखने को मिलेगा मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो आपने वर्ल्ड मैप को देखना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे इंडिया वाला पोर्शन पूरा एशिया का पोर्शन हो गया, इधर मिडिल ईस्ट हो गया, है ना, और इधर चलोगे तो ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही जस्ट ऊपर नदन साइड में यहाँ पर आपको इजिप्ट नजर आएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अगर अपन जूम करके देखें तो कुछ इस प्रकार से नजर आता है। तो कोने में यहाँ पर इजिप्ट है और इजिप्ट के बराबर में आपको स्वेज कैनाल देखने को मिलेगा। यहीं पर ही पोर्ट स्वेज भी आपको नजर आएगा। ठीक है, अगर जूम करके देखें तो ये आएगा इजिप्ट और ये रहा स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल का मेन काम क्या है? देखो, समुद्र का दो बड़े हिस्से को जोड़ने का काम कर रहा है। मेडिटेरेनियन सी है और रेड सी है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है स्वेज कैनाल। यहाँ से काफ़ी सारे जहाज़ निकलते हैं जिसके थ्रू व्यापार होता है। इवन इंडिया भी, अगर हम इंडिया की बात करें स्पेशली, तो भारत को यूरोप अगर पहुँचना है तो हम लोग अपने जहाज़ को सीधा स्वेज कैनाल के माध्यम से निकाल कर यूरोप तक पहुँचाते हैं। अगर स्वेज कैनाल वाला रास्ता बंद हो जाए, जो कि एक बार हो गया था, एक जहाज़ अटक गया था एवर गिवन का, याद होगा, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कहीं ना कहीं भारत को बहुत लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करते हुए नीचे से निकलना पड़ेगा, फिर जाके हम यूरोप में पहुंच पाएंगे। समझ गए? तो आप समझ रहे होंगे कि स्वेज कैनाल का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए कितना ज़्यादा नज़र आता है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं दोस्तों। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक छोटा सा टारगेट है यार 2K प्लस लाइक्स का। 2000 लाइक्स आप पहुंचा सकते हो, जैसे आपने कल भी पहुंचाया, आज भी ज़रूर से इस चीज़ को कर देना। इस आर्टिकल में GE F414 इंजन्स के बारे में बात की जा रही है। हुआ क्या, हाल ही में अमेरिका का जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जिसका नाम है जेनरेक इलेक्ट्रिक, यानी कि अमेरिका की कंपनी है, इन्होंने भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में एक अग्रीमेंट को साइन किया। वो अग्रीमेंट किस चीज़ के लिए है? वो अग्रीमेंट इसलिए साइन किया गया है जिसके बेसिस पर अमेरिका और इंडिया दोनों साथ में मिलकर इंडिया के अंदर F414 इंजन्स को प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इससे भी अच्छी चीज़ क्या है कि अमेरिका इस इंजन को बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी हमें देगा। अच्छा, सवाल ये आता है इस इंजन का हम करेंगे क्या? भाई, हमारे पास में आपको पता होगा एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है तेजस MK2। उस तेजस MK2 के अंदर यही वाला इंजन लगाया जाता है। तो इस इंजन का इंपॉर्टेंस हमारे लिए है। हम यहाँ पर इस इंजन को डेवलप नहीं कर पाए अभी तक, है ना, इसके ऊपर और समय लग जाएगा। तो सीधा अमेरिका से क्यों ना टेक्नोलॉजी ले ली जाए, और अमेरिका से इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए ही तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। समझ गए इस बात को? अब देखो यहाँ पर ये इंजन क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जो चर्चा हो रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली एक टर्बोफैन इंजन है जिसको US की नेवी लगभग पिछले 30 सालों से यूज़ कर रही है। एक एडवांस टेक्नोलॉजी के जो फीचर्स हैं वो इसके अंदर में ऐड करे गए हैं और अभी दुनिया भर में 8 कंट्रीज ऑलरेडी यहाँ पर इस प्रकार के इंजन का यूज़ कर रही हैं।
नाउ ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का MK2 इंजन है, इसके कुछ की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जो हमारा MK2 है ना, ये वाले MK2 की बात कर रहा हूं मैं, ये इंडिया ने खुद से बनाया है। इसी के अंदर हमें इंजन चाहिए लगाने के लिए, ठीक है, वही वाला इंजन चाहिए जिसको हम लोग अभी यहाँ पर यूएसए की साइड से परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए इंजन चाहिए। अब ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि MK1A से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हमारी इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी MK1A यूज़ कर रही है, लेकिन अभी हम थोड़े इससे एडवांस लेवल पर जा रहे हैं। MK2 के अंदर पावर काफ़ी ज़्यादा है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली जो मिसाइल्स होती हैं, 8 मिसाइल्स को यहाँ पर ये लेकर चल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि 37 किलोमीटर तक दूर तक अपने टारगेट को हिट कर सकती हैं। प्लस यहाँ पे ये जो पूरा फाइटर क्राफ्ट होगा ना, एयरक्राफ्ट होगा बेसिकली, इसके अंदर में जो मिशन एंडोरेंस होगा 120 मिनट का होगा। 120 मिनट तक यहाँ पर आप इस एयरक्राफ्ट का यूज़ कर सकते हो। 6.5 टन के आसपास जो वेपन्स, जो हथियार हैं, जो पेलोड है, वो ये लेकर चल सकता है, ठीक है। उसके बाद जो मिसाइल्स हैं वो यहाँ पर लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, हर प्रकार के जो वेपन्स है वो यहाँ पर इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट चीज़ आपको नजर आएंगी, समझ गए। तो इसी के लिए इंजन को परचेज किया जा रहा है। आते हैं अगले आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल पर बेलीज के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। बेलीज क्या है? बेलीज बेसिकली एक देश है, और ये देश कहाँ पर है? यह है नॉर्थ अमेरिका के अंदर में। अगर मैं आपको एग्जैक्ट पिक्चर दिखाऊं तो यह है मैक्सिको। मैक्सिको के साथ में जो ये बाउंड्री लग रही है ना, इसके ऊपर जो है ये यूएसए है, अमेरिका। फिर यूएसए के ऊपर आपको कनाडा नजर आएगा, है ना। तो लाइन से यहाँ पर ये सारे के सारे जो कंट्रीज है वो नजर आते हैं। यूएसए के नीचे मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको के जस्ट नीचे आपको दो देश देखने को मिलेंगे, एक तो ग्वाटेमाला और दूसरा यहाँ पर बेलीज आपको देखने को मिलेगा। तो बेलीज की अपन बात कर रहे हैं। तो बेलीज एक ऐसी कंट्री है जो कि ग्वाटेमाला और मैक्सिको के साथ में अपनी बाउंड्रीज को शेयर करती है। प्लस इसके ईस्टर्न साइड में जो है आपको पूरा कैरेबियन सी नजर आएगा, ठीक है। ये आपका कैरेबियन सी हो गया। अब ये बेलीज क्यों है न्यूज़ में, पहले इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। हाल ही में खबर आई है जिसमें बताया गया है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने बेलीज को सर्टिफाई कर दिया है एज अ मलेरिया फ्री कंट्री। बेलीज एक ऐसा देश बन चुका है दुनिया में जहाँ पे मलेरिया के केस एक भी नहीं है, वो देश मलेरिया से फ्री हो चुका है। इस वजह से बेलीज न्यूज़ में है। तो ये जो देश है ये सेंट्रल अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में रीजन में स्थित है। और ऑब्वियसली दोस्तों पता है, मैंने जो ये नॉर्थ अमेरिका बोला है ना, ये नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन भी प्रॉपर नहीं है, ये सेंट्रल अमेरिका कहलाता है। क्योंकि नॉर्थ अमेरिका ऊपर हो गया अपन, फिर उसके बाद में नीचे साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, बीच का जो हिस्सा है सेंट्रल अमेरिका हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो बेलीज है ना, बेसिकली ये मैक्सिको के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, ग्वाटेमाला के साथ में, प्लस ईस्टर्न साइड में आपको कैरेबियन सी देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको युकेटन पेनिनसुला भी देखने को मिलता है। युकेटन पेनिनसुला कौन सा वाला है? ऊपर वाला, ये वाला। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक ऐसा लैंड एरिया होता है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। और वही आपने यहाँ पे देखा, क्या देखा कि ये जो लैंड एरिया आपको दिख रहा है ना, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यही पेनिनसुला कहलाता है। ऐसी आपको इंडिया का अगर पेनिनसुला रीजन में ड्रॉ करने को बोलूँ तो कौन सा ड्रॉ करोगे? नीचे वाला हिस्सा जो है, सदर्न वाला स्टेट, जो सदर्न वाला रीजन है ना, ये भी यहाँ पर 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है, वो पेनिनसुला कहलाता है। तो ये जो ऊपर वाला पेनिनसुला है, युकाटन पेनिनसुला, ध्यान रखना, लगातार न्यूज़ में आ रहा है। क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा मैंने मायन सिविलाइजेशन के बारे में आपको पढ़ाया था। तो मायन सिविलाइजेशन जो है यहीं से ओरिजिन हुआ, उसकी वजह से भी ये युकाटन पेनिनसुला न्यूज़ में रहता है। आगे आते हैं। अब इस बेलीज के कुछ जोग्राफिकल फीचर्स हैं। तो जोग्राफिकल फीचर्स में कुछ खास बात नहीं है। यहाँ पे माया माउंटेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। उसके अलावा यहाँ पे लाइमस्टोन वाले लो लैंड्स देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा बेलीज बैरियर रीफ नज़र आएगा। जो ये रीफ है ये कहीं ना कहीं इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया 1996 में। दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी बैरियर रीफ है वो बेलीज के पास में है। बैरियर रीफ क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका बेलीज हुआ, और बेलीज के बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ा समुद्र का हिस्सा है ना। तो जस्ट बॉर्डर के जस्ट पास में जो समुद्र वाला रीजन है, यहाँ पर कई सारे कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। कोरल रीफ्स जो कि समुद्र में आपने देखा होगा रंग बिरंगी कोरल रीफ्स होती हैं, है ना। प्लस ये जो ब्लू कलर के एरियाज है, मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज आपको देखने को मिलेंगे समुद्र के अंदर। इस प्रकार से यहाँ पे कोरल रीफ्स वगैरह देखने को मिलती हैं। तो बेलीज के आसपास का जो समुद्र का हिस्सा है 300 किलोमीटर का, वो पूरा का पूरा बैरियर रीफ है। एक तो बैरियर रीफ सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया के पास में है, जो दूसरा सबसे बड़ा दुनिया का बैरियर रीफ है ये बेलीज के पास में है, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऑलरेडी इंक्लूड किया जा चुका है। और इस पर्टिकुलर समुद्र वाले हिस्से में 1400 से ज़्यादा, 400 से ज़्यादा पेड़ पौधे और अलग अलग जानवरों की जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है BIS के बारे में, दैट इज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
तो ये जो बॉडी है ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में आई है, जिस वजह से आपने थोड़ा सा इस बॉडी के बारे में ज़रूर से पढ़ना होगा। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या है? ये बेसिकली एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की यहाँ पर बॉडी कह सकते हो, जिसको BIS एक्ट 2016 के तहत बनाया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हमारे गुड्स और आर्टिकल्स होते हैं, है ना, उसकी क्वालिटी को, उसकी अच्छी क्वालिटी को इंश्योर करना, लोगों को एक अच्छी क्वालिटी मिल पाए, जो भी सामान है, जो भी आर्टिकल्स है, उन सब चीज़ों की। अब जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ये कौन से मंत्रालय के अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में ये काम करता है। एक चीज़ और, वो चीज़ यहाँ पर यह है कि जो BIS है ना, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ISO में और IEC में। अब ये ISO IEC क्या है? ISO है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और IEC है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। तो ये दोनों बॉडीज़ के अंदर में रिप्रेजेंट कौन करता है इंडिया को? वो यहाँ पर BIS ही रिप्रेजेंट करता है। अब ये ISO क्या है? ISO बेसिकली एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 167 कंट्रीज यहाँ पर इसका हिस्सा हैं। इसके मेंबर्स यहाँ पर जो देखने को मिल जाते हैं इतने सारे। और क्या होता है, ये बॉडी कहीं ना कहीं जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन सबको साथ में लेकर आती है, ताकि वो अपनी जो नॉलेज है वो आपस में शेयर करें, और जो खासकर मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर शेयर की जाए। दुनिया भर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस का क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, उस चीज़ को लेकर डिस्कशन करें। इस वजह से यहाँ पर ISO को बना रखा है। लेकिन IEC क्या है? तो यह है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ये भी एक दुनिया की नॉट फॉर प्रॉफिट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्रॉफिट कमाने का मकसद नहीं है। इसका मेन काम है एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना। इंटरनेशनल जो व्यापार होता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को लेकर, उसको अच्छे से मेंटेन करना, वहाँ पे क्वालिटी को इंश्योर करना। ठीक है। अब ये जो IEC है, ये भी कहीं ना कहीं 170 देशों को, कितने, 170 कंट्रीज को साथ में लेकर आता है ना। वो सब के जो एक्सपर्ट्स है वो साथ में मिलकर यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तो ये ISO IEC क्या है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगले आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। ये न्यूज़ में क्यों है? देखो, रिसेंटली यहाँ पर एक इकोलॉजी सर्वे कंडक्ट किया गया। 18 हाईली प्रोटेक्टेड जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पर देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से संजय गांधी नेशनल पार्क न्यूज़ में है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर, मतलब न्यूज़ में क्यों है ऐसा पूछा जाएगा नहीं, बट फिर भी यहाँ पे आपने संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ज़रूर से पता होनी चाहिए। तो ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर में देखने को मिल जाता है। इवन मुंबई का जितना भी जोग्राफिकल एरिया है उसका 20% वाला हिस्सा इसी पार्क के थ्रू कवर होता है। अब मुंबई कहाँ पर है, आओ फटाफट मैप में देखते हैं, क्योंकि मैप में आपको बार बार दिखाता हूँ ताकि इवन आपको इंडिया का जो मैप है, सारे स्टेट जो है अच्छे से रटे हुए हों कि ये स्टेट इस पर्टिकुलर जगह पर है। ठीक है। तो महाराष्ट्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये आपको मुंबई देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर में। ठीक है। अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि कौन कौन से जो स्टेट्स जो कि महाराष्ट्र के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। तो एक है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और साथ ही साथ में कर्नाटका, नीचे गोवा है, और इधर यहाँ पर वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है। अच्छा, यहाँ पर दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो ये कई सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि महाराष्ट्र के साथ में अपने बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। तो यहीं पर मुंबई के अंदर में स्पेशली संजय गांधी नेशनल पार्क है। ये जो पार्क है इसको हम लोग कृष्णागिरी उपवन या फिर बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। ये वही पार्क है जहाँ पर 2400 साल पुरानी कन्हेरी जो केव्स हैं, कन्हेरी जो गुफाएं हैं, वो बेसिकली यहाँ पर पाई गई हैं, वो खोजी गई हैं। अब कन्हेरी गुफाएं के बारे में आपने सुना होगा, उन केव्स के बारे में। तो कन्हेरी केव्स जो हैं यहाँ पर 110 से ज़्यादा अलग अलग जो चट्टानों के अंदर अलग अलग कह सकते हो मोनोलिथिक एक्सकेवेशंस है वो क्या हैं, कई सारी जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर ढूंढी गई हैं, है ना। कई सारे स्कल्पचर्स बनाए गए हैं वो यहाँ पर ढूंढे गए हैं। जो भी एक्सकेवेशंस हुए हैं वो ज़्यादातर, मतलब जो भी चीज़ें हमें मिली हैं वो ज़्यादातर हिनायन फेज, जो बुद्धिज़्म का हिनायन फेज था ना, उसके बड़े बड़े एग्जाम्पल्स खोजे गए हैं। प्लस महायान स्टाइल के भी कुछ एग्जाम्पल्स खोजे गए हैं। प्लस जो ये नेम है कन्हेरी का, ये कहाँ से पड़ा? कन्हेरी नाम पड़ा है कान्हागिरी से। ठीक है। और यहाँ पर इन गुफाओं में ज़्यादातर बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस प्रकार से। ये आप देख पा रहे हो, वहाँ की गुफा का पिक्चर है। यहाँ पर भी आपको बुद्धिस्ट वाली जो ये इमेजेस हैं, जो ये स्कल्पचर्स हैं वो नज़र आएंगे। ये आप देख पाओगे वही केव्स का, यहाँ पर भी आपको बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स ही नज़र आ रहे होंगे। ठीक है। ये केव्स भी कहाँ पर हैं? इसी संजय गांधी नेशनल पार्क में आपको देखने को मिल जाती हैं। समझ गए? चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में बात की जा रही है। अब लैब ग्रोन डायमंड्स पहले भी हम पढ़ चुके हैं अपने द हिंदू के वीडियो में, बट ये फिर से न्यूज़ में थोड़ा बहुत हम लोग अपने इस इंडियन एक्सप्रेस वाले वीडियो में भी इसको कवर कर लेते हैं।
हुआ क्या है, रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने एक इको फ्रेंडली लैब ग्रोन 7.5 कैरेट का जो डायमंड है वो गिफ्ट किया है यूएस में जो फर्स्ट लेडी जिल बाइडन है इनको, यानी जो बाइडन की जो वाइफ है जिल बाइडन इनको। क्योंकि मैंने बताया ना स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री हमारे यूएसए की विजिट पर गए थे तो उन्होंने जिल बाइडन को ये गिफ्ट दिया है 7.5 कैरेट का एक लैब ग्रोन डायमंड जो कि लैब में बनाया गया है। अच्छा, अब आप कहोगे डायमंड दो तरीके से बनता है क्या? हाँ, दो तरीके से बनता है। एक तो लैब में बनाया जा रहा है, दूसरा नेचुरली पाया जाता है। नेचुरली कैसे? हम खनन करते हैं रॉक्स का, खनन करने के बाद में उसको पहले रफली निकालते हैं, फिर उसको पॉलिश, कटिंग, ये सारी चीज़ें होती है, तब डायमंड का शेप मिलता है। तो वो नेचुरली अकरिंग हो गया। लेकिन ये लैब के अंदर ग्रो करने का तरीका, इसका मेथड अलग ही है। वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं ये वो डायमंड्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए जाते हैं। अब कैसे बनते हैं इसके अलग अलग तरीके देखने को मिल जाएंगे। एक तरीके में क्या होता है बेसिकली, एक तो यहाँ पर आपका केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड हो गया। दूसरे मेथड के अंदर में क्या होता है कि एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीम हाई प्रेशर का यूज़ किया जाता है। पहले क्या करेंगे, एक सीड का यूज़ करेंगे, डायमंड सीड का, यानी कुछ बनाने के लिए एक बेस तो चाहिए ना। आप अगर पौधा उगाना है तो पौधा उगाने के लिए बीज तो चाहिए, है ना। दही बनानी है तो उसके लिए यहाँ पर दही थोड़ा सा चाहिए, तभी आप बना पाओगे। मतलब एक बेस तो चाहिए। तो इस डायमंड को बनाने के लिए एक छोटा सा सीड होता है, सीड एक बीज का काम करेगा। ये थोड़ा सा दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन असल में ये फोटो जूम करके लिया गया है। वैसे होता है ये बहुत ही छोटे साइज का है, ठीक है। ये किस चीज़ का होता है? ग्रेफाइट का। तो ये जो डायमंड सीड है इसमें ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है। एक डायमंड का हमने बीज लिया, उसमें ग्रेफाइट को भी यूज़ किया और उसको एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में यहाँ पे यूज़ किया। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से क्या होगा, जो कार्बन है वो सब यहाँ पर एक जो यूजलेस कार्बन था, इनएक्सपेंसिव कार्बन था, वो हमारा एक एक्सपेंसिव कार्बन बन जाता है, डायमंड का शेप ले लेता है, ठीक है। अब लैब ग्रोन डायमंड्स का आप यूज़ कहाँ पे कर सकते हो? जो ये हीरे बनकर आते हैं लैब के अंदर में बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। तो अपने एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की वजह से इनको कटर्स में यूज़ किया जाता है। जो कटर होते हैं ना, शीशा वगैरह काटने के लिए कटर्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें इन्हीं डायमंड्स का यूज़ होता हुआ नजर आता है। समझ गए? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में कलसा बंदूरी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन किया गया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में द हिंदू के वीडियो में एक दिन मैंने यहाँ पर इस वाले आर्टिकल को स्किप कर दिया था क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी बढ़ चुका था, वीडियो लेट भी हो रहा था उस वजह से। लेकिन आज इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। इस वजह से बोलता हूँ दोनों वीडियोज़ आप लेकर चल रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी आप हर एक आर्टिकल को हिट कर रहे हो कहीं ना कहीं से, चाहे थोड़ा हो बड़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हिट कर रहे हो आप, ठीक है। अब इस वाले आर्टिकल में बात की जा रही है जो कर्नाटका की सरकार है, इन्होंने हाल ही में एक रिवाइज्ड जो प्रपोजल है वो सबमिट किया है नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। किस चीज़ के लिए? इस कलसा बंदूरी प्रोजेक्ट के लिए। अब ये कलसा बंदूरी प्रोजेक्ट क्या, ये समझते हैं। देखो, इस प्रोजेक्ट में डैम बनाए जा रहे हैं, बांध बनाए जा रहे हैं, और इस बांध को कहाँ पे बनाया जा रहा है? इस बांध को बनाया जा रहा है महादई नदी के जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं उनके ऊपर, उन सहायक नदियों के ऊपर, ताकि महादई नदी का जो पानी है वो खींच के कर्नाटका में लिया जा सके। ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन मकसद ये है कि कर्नाटका के अंदर में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बेलागावी, धारवाड़, बागलकोट, गडक, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर पानी की जो ज़रूरत है वो पूरी की जा सके, और उसके लिए यहाँ पर यह प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र और गोवा दोनों नाराज़ हैं। दोनों यहाँ पर कहते हैं कि देखो ये प्रोजेक्ट हम होने देंगे नहीं पूरा इसको। अब मैटर क्या है, यहाँ पर आपको एक नदी दिख रही होगी, महादई नदी, ठीक है। ये महादई नदी इस प्रकार से निकल कर आ रही है कर्नाटका से, गोवा से होते हुए सीधा यहाँ पर ये हमारा अरेबियन सी जो है वहाँ पर गिर जाती है, ठीक है। अब महादई नदी में से कई सारी सहायक नदियाँ निकलती हैं। इसमें सहायक नदियाँ आती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये बंदूरा नदी जो यहाँ पर आपको दिख रही है एक सहायक नदी है, प्लस यहाँ पे कलसा नदी यहाँ पर सहायक नदी है। तो इसी नदी के ऊपर यहाँ पे एक डैम बनाया जा रहा है कर्नाटका के थ्रू, और इधर यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो बंदूरा नदी है इसके ऊपर भी यहाँ पर कर्नाटका के थ्रू एक डैम बनाया जा रहा है। अब डैम बना के करेंगे क्या भैया? डैम बना के पानी को स्टोर कर लेंगे, और पानी को रोक कर सीधा वो पानी को कहाँ पर भेजने वाले हैं? ऊपर मालप्रभा नदी के अंदर में, ठीक है। तो महादई नदी से पानी खींचकर ऊपर मालप्रभा नदी के अंदर भेजा जाएगा, जिससे कर्नाटका के यहाँ पे जो आसपास डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे पानी की पूर्ति की जा सके। महाराष्ट्र गोवा दोनों नाराज हैं, जैसे हर केस में होता है। इनका कहना यह है भाई हमारे तक पानी नहीं पहुंचेगा, यहाँ से पानी इधर महाराष्ट्र में आता है तो यहाँ से पानी नहीं पहुंचेगा, गोवा के पास में पानी यहाँ पर रुक जाएगा। तो इन दोनों की जो टेंशन्स हैं वो ये हैं, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो डिस्प्यूट है वो बहुत पुराने हैं कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र के बीच में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर।
समझ गए ना। तो ये मेन इशू क्या है, तो ये मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया है। ये मालप्रभा नदी हो गई, अच्छा एक सेकंड को, ये मालप्रभा नदी हो गई, ये महादाई नदी हो गई। यहाँ पर ये बंदूरा डैम बना दिया, यहाँ पर ऊपर कलसा डैम बना दिया। यहाँ से पानी खींच के वो सीधा ऊपर मालप्रभा नदी में ले जाने की कोशिश कर रहा है कर्नाटका। अब थोड़ा सा महादाई नदी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि नदियों को लेकर भी हर साल कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो महादाई नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है कर्नाटका का जो बेलागावी डिस्ट्रिक्ट है, बेलागावी डिस्ट्रिक्ट वहाँ से, ठीक है। खासकर जो वेस्टर्न घाट्स में जो भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कानपुर तालुक ऑफ कर्नाटका, बेलागावी डिस्ट्रिक्ट, तो मतलब घूम फिर के वहीं बात आ गई, कर्नाटका का बेलागावी डिस्ट्रिक्ट, वहीं से महादाई नदी निकल रही होती है। ये जो नदी है 35 किलोमीटर कर्नाटका में बहती है, फिर 82 किलोमीटर गोवा में बहती है, फिर जाकर अरेबियन सी में गिर जाती है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर कर्नाटका हो गया, नीचे गोवा हो गया। कर्नाटका से निकली 35 किलोमीटर कर्नाटका में बही, फिर उसके बाद 82 किलोमीटर ये गोवा में बहती है, देन उसके बाद में इधर अरेबियन सी है, उसमें जाकर ये गिर जाती है। इस नदी को, महादाई नदी को गोवा में मंडोवी के नाम से भी जानते हैं, और बारिश में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बहती है नदी, और ये नदी कर्नाटका गोवा के बीच में यहाँ पर बह रही है, इनकी वाटर नीड्स को भी पूरा कर रही है। उसके अलावा जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, ये बर्ड सेंचुरी भी यहाँ पर कह सकते हो एक आइलैंड ऑफ चोराव पर लोकेटेड है, जो कि मंडोवी नदी के अंदर भी एक आइलैंड है, उसी आइलैंड पर कह सकते हो ये बर्ड सेंचुरी आपको नजर आएगी। अब महादाई नदी की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ। वो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? कलसा नाला, बंदूरी नाला, सुरला नाला, हल्तर नाला, पोती नाला, महादाई नाला, पंशीर नाला, बेल नाला, अंधेर नाला। लेकिन अभी जो डिस्प्यूट है वो इधर कलसा नाला और बंदूरी नाला को लेकर है, इस वजह से इसका कलसा बंदूरी प्रोजेक्ट जो है नाम रखा गया इस पूरे डिस्प्यूट का। क्लियर? आगे आते हैं अगले आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल पर मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में बात की जा रही है। तो इंडिया ने हाल ही में इस प्रकार का जो ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, इसमें इंडिया एंटर हुआ है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। ये जो पार्टनरशिप है ना, ये एक नया इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से, मतलब एक ऐसा इनिशिएटिव जो कि अमेरिका ने अनाउंस किया था। किसने अनाउंस किया था? यूएसए ने। यूएसए और यूएसए के साथ ही कुछ कंट्रीज जो हैं, इन सब ने मिलकर पिछले साल जून 2022 में इस प्रकार की जो पार्टनरशिप है वो अनाउंस की। इस पार्टनरशिप का मेन मकसद है कि जितने भी कंट्रीज हैं वो सब मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं उसको लेकर काम करें। एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो कि ग्रुप इंश्योर कर सके जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो अच्छे खासे मात्रा में प्रोड्यूस हो, उनका प्रॉपरली यूज हो सके, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत दुनिया भर में है। स्पेशली यहाँ पर आप देख पाओगे जो ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ना, इसका जो मेन फोकस है किस चीज़ के ऊपर है कि जो ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनकी सप्लाई चेन मेंटेन रहे, सप्लाई प्रॉपर होती रहे, चाहे जैसे कोबाल्ट, निकेल और लिथियम की, प्लस जो हमारे 17 और रेयर अर्थ मेटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी भी सप्लाई बनी रहे। अब क्रिटिकल मिनरल क्या होता है, देखो इसकी भी कोई दुनिया में एक जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कह सकते हो ये मिनरल डिपॉजिट्स हैं, इकोनॉमिक वैल्यू इनकी काफ़ी ज़्यादा है, दुनिया भर में सप्लाई बहुत ज़्यादा कम रहती है लेकिन इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कौन से मिनरल हो सकते हैं ये, तो इतने ज़रूरी मिनरल हैं ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो बैटरीज होती है उनको बनाने में, प्लस यहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर्स को बनाने में, जो हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको डेवलप करने में यहाँ पर इनका यूज़ होता है। प्लस ये जो मिनरल्स हैं इनका यूज़ फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, रेडियो सेट्स प्लस दूसरे इक्विपमेंट्स को बनाने में भी यूज़ किया जाता है। अब सवाल आता है क्रिटिकल मिनरल्स के जो टॉप प्रोड्यूसर्स हैं हमारे दुनिया में, ऐसे कौन कौन से देश हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स का, तो उसमें आता है नंबर 1 चिली, सेकेंड इंडोनेशिया, थर्ड कॉन्गो, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ऑस्ट्रेलिया एंड देन साउथ अफ्रीका। अभी मैं बात करता रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, तो आपको पता होगा हमारे पास में टोटल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 15 लैंथेनाइट्स होते हैं और बाकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो 2 हैं वो एक स्कैंडियम है और एक येथ्रियम है। समझ गए? आगे आते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मजा आ चुका होगा, बेहतरीन तरीके से आपने थोड़े से समय में देखा होगा कितनी सारी चीज़ें कवर की हैं, वही यहाँ पर इस वीडियो का कह सकते हो एक स्ट्रेंथ है। नाउ अब बात करते हैं आज के प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस की। जो भी आपने समझा है, जो भी आपने पढ़ा है, उसके बेसिस पर टेस्टिंग करेंगे कि आपने कितने अच्छे से, कितने कंसंट्रेशन के साथ में चीज़ों को सुना है। आज के क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हैं। यूपीएससी ने जैसे 2023 में सवाल पूछे थे ना, स्टेटमेंट कितने सही हैं, वैसा क्वेश्चन आज मैंने लगाने की कोशिश की है। तो आप इसको अटेम्प्ट करना, आपकी जो एनालाइजिंग पावर है वो और मजबूत होगी। ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन,
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दैट इज BIS, इसके रेफरेंस में आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये नहीं बताना है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स बताना है, कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, जिसको BIS एक्ट 2016 के अंडर में तैयार किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट, BIS हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में काम करता है। थर्ड स्टेटमेंट, जो BIS है ये इंडिया को ISO दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन में रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन में भी रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, या फिर ऑप्शन सी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई सा स्टेटमेंट सही नहीं है। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सा है, संजय गांधी नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है ये बताना है। ऑप्शन ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या फिर डी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन भी इजी है, यहाँ पे महादाई नदी को लेकर पूछा गया है। महादाई नदी को लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, महादाई नदी ईस्टर्न घाट से निकलती है। दूसरा स्टेटमेंट, सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो कि बेसिकली स्थित है मंडोवी नदी के आइलैंड पर। तो बताओ इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या डी दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को लेकर पूछा गया है। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, जो ये सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ये एक एम्बिशियस नया इनिशिएटिव है जिसका मेन मकसद है जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं इनकी सप्लाई चेन को मजबूत करना। और इस पूरे इनिशिएटिव का अनाउंसमेंट किसने किया था, चाइना ने किया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो पूरा सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ना, इसका जो मेन फोकस है वो सप्लाई चेन के ऊपर तो है, लेकिन सप्लाई चेन ऑफ मिनरल जैसे कोबाल्ट, निकल, लिथियम और प्लस 17 और जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके ऊपर, उनकी सप्लाई चेन के ऊपर मेजर फोकस है। तो बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या डी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ पर अगेन आपसे पूछा गया है कि कितने स्टेटमेंट वाला है, तो मैं दोनों मिक्स करके चल रहा हूँ, कितने स्टेटमेंट वाला प्लस कौन सा स्टेटमेंट। दोनों तरीके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप अगर ये कैपेबिलिटीज़ रखते हो तो। ठीक है, इससे क्या होगा, आने वाले समय पर जैसे अगला जो प्रीलिम्स होगा वहाँ पे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे या फिर यूपीएससी वापस से पुराने वाले पैटर्न पर पहुँच जाता है, कितने स्टेटमेंट है वो वाले पैटर्न पर पहुँच जाता है, तो आपकी दोनों की प्रैक्टिस चल रही है। दोनों को ही प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि भाई एक ही चीज़ छोड़कर, क्योंकि यूपीएससी बिल्कुल एक अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर वापस से पुराने वाले पैटर्न पे पहुंच जाए, है ना, इस वाले पैटर्न को छोड़कर। तो दोनों ही प्रैक्टिस यहाँ पे करते हुए चलो। अब यहाँ पे बात की जा रही है जोहा राइस को लेकर। जोहा राइस को लेकर 3 स्टेटमेंट से बताना है कितने स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं, कितने स्टेटमेंट सही है। पहला, जो जोहा राइस होती है ये चावल खरीफ सीजन में उगाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, जोहा राइस को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट, जोहा राइस को हम लोग इंडिया में खासकर वेस्टर्न घाट वाले रीजन में उगाते हैं। तो बताना है कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी तीनों सही है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो ब्लैक बक के रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए, जो ब्लैक बक है ये ज़्यादातर इसको ओपन ग्रासलैंड, खुले एरिया में जो घास वाले एरियाज़ हैं प्लस जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है वहाँ पे रहना इसको पसंद है। दूसरा, जो IUCN का रेड लिस्ट वाला स्टेटिस ये लिस्ट है, इस रेड लिस्ट वाली लिस्ट के अंदर में ब्लैक बक को एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वाली कैटेगरी में रखा गया है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए के ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई सा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। हेलियोपोलिस मेमोरियल जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये मेमोरियल कौन से देश में स्थित है। ऑप्शन ए जर्मनी, बी मैक्सिको, सी रशिया या फिर डी इजिप्ट। अगला क्वेश्चन देखो, ज्योग्राफी यहाँ पर एक देश की बात की जा रही है, एक देश को लेकर पूरा स्टेटमेंट दिया गया है कि ज्योग्राफिकली एक देश है जो कि युकाटन पेनिनसुला के सदर्न साइड में स्थित है। इस देश का जो बैरियर रीफ है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कवर किया गया है और उस देश को हाल ही में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री भी डिक्लेयर कर दिया है। तो वो कौन सा देश है। ऑप्शन ए बेलीज, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी ग्वाटेमाला या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। बताओ सही उत्तर।
तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किया होगा। चलो फिर आंसर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। आखिरी वाले क्वेश्चन से आंसर्स को मैं आपको बताना शुरू करूंगा, आप सबको रीमैच करना और देखना कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था युकाटन पेनिनसुला के सदर्न साइड में कौन सा देश है और उसका एक बैरियर रीफ भी है बहुत बड़ा, तो वो हो जाता है हमारा बेलीज। अभी हमने डिस्कशन भी किया था बेलीज, जो कि एक सेंट्रल अमेरिका के अंदर स्थित देश है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था हेलियोपोलिस मेमोरियल जो हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन से देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर लोकेटेड है, जिसमें रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने जो रिस्पेक्ट है वो पे की है। यहाँ पे पूछा गया है ब्लैक बक को लेकर बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही? तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो इकलौता एक ही स्टेटमेंट सही है। क्यों? दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि IUCN रेड लिस्ट में ब्लैक बक को एंडेंजर्ड स्पीशीज में नहीं, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है। इस वजह से स्टेटमेंट 2 हो गया गलत। पहला सही है क्योंकि ब्लैक बक को एक ओपन एरिया में जहाँ पे घास है वहाँ पे रहना पसंद है। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा गया था जोहा राइस को लेकर कि बताओ कितने स्टेटमेंट इसमें से सही हैं। तो यहाँ पर पहला, क्या जोहा राइस खरीफ सीजन में उगाया जाता है? सही बात है। दूसरा, क्या इसको GI टैग मिला है? मैंने पढ़ाया था, सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट, क्या इसको वेस्टर्न घाट रीजन में उगाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको बताया था ये जो जोहा राइस है वो असम का इंडिजीनियस राइस है, असम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ना कि वेस्टर्न घाट्स में। तो थर्ड स्टेटमेंट हो गया गलत। तो इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं? केवल 2, 1 एंड 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर आपसे पूछा गया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को लेकर कि बताओ इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। आप कहोगे क्यों? कि ये तो बिल्कुल जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, ये इनिशिएटिव यही तो था जिसमें मेन मकसद था क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत करना, बढ़ाना। ठीक है, लेकिन इस इनिशिएटिव का अनाउंसमेंट चाइना ने नहीं किया था। इस इनिशिएटिव का अनाउंसमेंट पिछले साल जून 2022 में अमेरिका ने किया था। इस वजह से पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहां पर इस सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अंदर जो मेन फोकस है वो रहने वाला है कोबाल्ट, निकेल, लिथियम प्लस 17 और इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया महादाई नदी को लेकर कि महादाई नदी को लेकर बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, महादाई नदी ईस्टर्न घाट से निकलती है, ऐसा है क्या? नहीं भाई, आप नीचे से मैप ड्रॉ करोगे और अगर कर्नाटका को देखोगे तो बेसिकली कर्नाटका से निकल कर आ रही है, तो वो तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट वाले एरिया में आ गया। ईस्टर्न घाट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अपन, तो ईस्टर्न घाट से नहीं निकलती है, वो आपने ध्यान में रखना है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा हो जाता है गलत। दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि सलीम अली बर्ड लाइफ सेंचुरी जो बेसिकली मंदोवी नदी है उसके आइलैंड पर लोकेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था संजय गांधी नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के अंदर वो स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को लेकर जो 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताओ इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ये जो बॉडी है एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है जिसको BIS एक्ट 2016 के अंडर बनाया गया है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में काम करती है, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि आपको बताया गया था कि जो ये बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में काम करती है, ना कि इस वाले मंत्रालय के अंडर में। तो स्टेटमेंट 2 तो हमारा रॉन्ग है। अभी तक देखने को मिल रहा है कि केवल एक ही स्टेटमेंट सही है। थर्ड वाले पर आते हैं। थर्ड वाले में बोला गया है कि जो ये BIS है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और साथ ही साथ में इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के अंदर में। तो ये भी सही है। अभी मैंने आपको ISO और IEC के बारे में डिटेल से पढ़ाया भी था, याद आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है और 3 है दोनों सही हैं। तो इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं? केवल 2 हो। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे पूरे के पूरे आर्टिकल्स, ये सारे क्वेश्चंस। तो क्या स्कोर आया है आपका, कितने में से कितने नंबर आ रहे हैं ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ और प्रैक्टिस करते रहो। कल फिर से आपसे वीडियो में मिलेंगे और कंसंट्रेशन के साथ में सारी चीज़ों को सुनना, लास्ट में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। और अगर आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपकी कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि इतने बड़े लेक्चर को सुनना, इतनी क्वांटिटी को यहाँ पर गैदर करना, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ये आसान नहीं है, लेकिन आप कर पा रहे हो, बेस्ट है आपके लिए। ठीक है ना, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।